मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को संध्या की नमस्कार। अभी नेपाल में जो कुछ हुआ, एक बड़ी क्रांति विफल हुई, या यूँ कहिए कि विफल होने की कगार पर है। आज हम बात करेंगे कि क्रांतियाँ अक्सर विफल क्यों हो जाती हैं, और जो कुछ क्रांतियाँ ऐसी भी होती हैं कि जो लगता है कि सफल हैं, लेकिन आगे चलकर वो भी असफल ही सिद्ध होती हैं। कोई भी क्रांति का हम उदाहरण ले सकते हैं। 1917 में रूस की क्रांति, या अभी अरब रेवोल्यूशन हुआ पीछे ही, बांग्लादेश में भी एक क्रांति हुई, भारत में भी कुछ छुटपुट क्रांतियां हुई। टोटल रेवोल्यूशन जयप्रकाश नारायण की उनमें एक शामिल है। परंतु ये क्रांतियां विफल क्यों होती हैं? इसके पीछे कुछ कारण हैं। उन कारणों की विवेचना हम करेंगे। मित्रों, रेवोल्यूशन और इवोल्यूशन दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों में बदलाव होते हैं। इवोल्यूशन के अंदर जो बदलाव है वो धीरे धीरे होता है, सतत होता है, एक लंबे अंतराल पर होता है। इसके बिल्कुल विपरीत रिवॉल्यूशन में भी परिवर्तन होता है, परंतु वो अचानक परिवर्तन होता है, और उस अचानक परिवर्तन को हम संभाल नहीं पाते हैं। इसलिए जिन्हें हम क्रांति कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं, वो अक्सर विफल हो जाते हैं। एक दूसरी वजह जो इन तमाम क्रांतियों के विफल होने का कारण रही कि हमने मौजूदा व्यवस्था को तो हटा दिया, लेकिन उसके विकल्प के रूप में कोई व्यवस्था हम नहीं ला पाए। इसलिए विद्वान लोगों का ऐसा मानना है कि जब तक आपके पास विकल्प मौजूद न हो, तो वर्तमान व्यवस्था को उखाड़ना, वर्तमान व्यवस्था को तबाह करना, दरअसल वो आप लोगों की तबाही है। एक और जो महत्वपूर्ण कारण है, देखिए, रेवोल्यूशन अपने आप में एक बिल्कुल लास्ट मेजर है, एक आखिरी प्रयास है। क्योंकि जब उम्मीदें बहुत बढ़ जाएं, जब आपकी फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ जाए, उम्मीदें सारी टूट चुकी हैं आपकी, फिर एक आउटबर्स्ट निकलता है, एक भावनाओं का एक उभार उमड़ के आता है, जो पब्लिक इमोशंस हैं। इंडिविजुअल इमोशंस एक्यूमुलेट होकर जब पब्लिक इमोशन बनते हैं और उनका आउटबर्स्ट होता है, तो वो रेवोल्यूशन कहलाता है। लेकिन साथ ही साथ उस आउटबर्स्ट के साथ आती हैं पब्लिक होप्स, और वो पब्लिक होप्स, वो आम जन की बड़ी उम्मीदें जो एक क्रांति से होती हैं, दरअसल वो रियलिस्टिक नहीं होती। इतनी ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, इतनी ज़्यादा होप्स होती हैं कि उनको संभाल पाना, और वो भी हम उससे उम्मीद कर रहे हैं संभाल पाने की कि जो कोई व्यवस्था है ही नहीं, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था तो हमने तबाह कर दी। और एक और कारण, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर कोई, जब भी आपके जीवन में विफलता आती है, जब आप हारते हैं, तो कारण ढूंढते हैं, बाहर कारण ढूंढते हैं, आप आपके भीतर नहीं ढूंढते हैं। वैसा ही कुछ रिवॉल्यूशन में होता है, क्रांति में होता है। ऐसे वोट देने वाले हम हैं, हमने उनको चुना, उनसे हम डिसइल्यूजन्ड हुए, उनसे हमारा भ्रम टूटा,
लेकिन आदमी तो हम ही हैं। हमने ही उनको भेजा, हमने उनको बार बार वहाँ भेजा, सत्ता में, सरकार में हमने भेजा, हमने बार बार उनसे उम्मीद लगाई। लगाने वाले तो हम हैं, उम्मीद लगाने वाले हम हैं, उनको चुनने वाले हम हैं। वो पूरी व्यवस्था सिर्फ उन 500 या 1000 लोगों की नहीं है, उस पूरी व्यवस्था में हम शामिल हैं। हम नहीं बदलते हैं क्रांति में हम बाहर बदलते हैं, सत्ता के केंद्र बदलते हैं, व्यवस्थाएं बदलने की कोशिश करते हैं, परंतु हम नहीं बदलते। और हम नहीं बदलेंगे तो फिर जो व्यवस्था आएगी वो भी तो हमारा ही रिफ्लेक्शन आएगी, वो भी तो हमारा ही परिणाम आएगी। हम तो वही हैं। इसलिए ये क्रांतियां विफल हो जाती हैं। जब तक हम अपने भीतर हम अपने आप को नहीं देखेंगे, और ये अहंकार ये चाहता है कि आप समस्या का कारण अपने भीतर न देखकर बाहर देखिए, बाहर बदलिए, खुद को न बदलिए, अहंकार ये कहता है। इसलिए आप व्यवस्था परिवर्तन करने चलते हैं, स्व परिवर्तन नहीं करते हैं। और स्व परिवर्तन के बिना जब भी आप व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, जब भी आप क्रांति करेंगे, तो वो क्रांति देर सवेर धराशायी जरूर होगी। इसलिए मित्रों, क्रांति के लुभावने वादों में नहीं आना। यदि क्रांति कभी करनी है तो एक व्यवस्था, एक उसका बैकअप प्लान, एक उसका फेलियर का प्लान सब आपके पास होना चाहिए, तभी वो क्रांति हो पाएगी। और उससे भी पहले खुद को बदलिए, स्व परिवर्तन लेके आइए। व्यवस्था, मौजूदा व्यवस्था भी बदल जाएगी। यदि आप अपने आप को बदल देंगे तो मौजूदा व्यवस्था भी बदल जाएगी। और बिना खुद को बदले, बिना स्वयं को बदले व्यवस्था को बदलने चलेंगे तो जो कुछ बचा हुआ है, जो हमारे जीवनों में कुछ बचा हुआ है, वो भी नहीं बचेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात कुछ समझ में आई होगी। धन्यवाद।